हाँ जी, क्योंकि आपको पता है थर्ड ईयर में आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो बुक का एक एक पेज पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो बुक के पेजेस पे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये जो नोट्स होंगे, नोट्स का मतलब यही है कि एक टॉपिक को पढ़ाना और उसको डीप में समझाना ताकि आप उसको समझ सकें। बट बुक में काफी पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सीसीएस में बेसिकली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछ लेता है। तो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको बुक की एक एक लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है, और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो बच्चों, ऑर्गेनिक हमने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया है। अगर किन्हीं को इनऑर्गेनिक का रिकॉर्डेड सेशन चाहिए आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। एक मिनट में और चेक कर लेता हूँ, इसमें कैमरे का ऑटो फोकस अगर बंद हो जाए तो ये चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि ये कैमरा ऑटो फोकस हो रहा है बार बार। चलिए, तो हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, चैप्टर नंबर 1 मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जैसे हमने सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 बाद में पढ़ा था, जो कि याद कीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी था। तो यहाँ भी हमारा चैप्टर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि एनएमआर है। इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, तो उसको बाद में ही पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा, उसका कुछ कारण भी है, क्योंकि थर्ड ईयर की फिजिकल कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। तो जब फिजिकल पढ़ेंगे तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद का ही पोर्शन, या मैं बोलूं थोड़ा सा पहले का ही पोर्शन चलेगा, तो उसको रिलेटिवली पढ़ना बहुत आसान होगा। तो इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 से, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या उद्देश्य है ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ाने का, क्योंकि हम इसे एक मेन मोटिव तो ये है कि हम इसे इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 से। और मुझे क्लास के बाद ये भी बताइएगा कि ये वे सही है पढ़ाने का, या फिर जैसे आपका चल रहा था कि रिकॉर्डेड लिया और रिकॉर्डेड को डायरेक्ट पढ़ा दिया, मतलब वो पीडीएफ फॉर्मेट से डायरेक्ट आपको पढ़ा दिया स्क्रीन पे ही लिख के। तो जो बेटर लगेगा मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम उसी में अप्रोच करेंगे। और हाँ, क्लास के लिए भी बच्चों आपको बता देता हूँ, देखिए इवनिंग में आजकल मैं बहुत लेट हो जा रहा हूँ, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। कोशिश कर लें कि क्लास जो है आपकी मॉर्निंग में हो जाए 7 to 8, या फिर और जल्दी रखना चाहें, अगर आप सुबह 5 बजे से भी क्लास रखना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास का भी एक टाइमिंग जो है डिसाइड कर लीजिएगा इवनिंग में, क्योंकि ऑलरेडी बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा है, तो 7:30 से, तो उनका टाइम उन्होंने फिक्स करा लिया है। तो थोड़ा सा आपका जो है टाइम डिस्टर्ब हो चुका है, तो इसलिए अगर मॉर्निंग में करा लेंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा हम सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर 2 है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। बच्चों, हम नाम से पहले इसके चर्चित है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। हमने देखा था जहां कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनो का मतलब है यहाँ कार्बन, और मेटेलिक का मतलब है यहाँ मेटल। तो कार्बन और मेटल के बीच में जहां भी आपको डायरेक्ट बॉन्ड दिख रहा होगा उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे। अब देखिए, कार्बन तो ऑर्गेनिक हो गया, मेटल जनरली नॉन इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मेटल जो कि इनऑर्गेनिक है, कार्बन जो कि ऑर्गेनिक है, तो इसीलिए ये टॉपिक दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में दोनों में ही आपका ये चैप्टर दोनों में दिया गया है, ठीक। बहुत सारी रिएक्शन सेम होने वाली हैं, बट हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ऑर्गेनिक के ही पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ही पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर organometallic compound, which one of the following are not organometallic compound। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहां नेम लिखता हूं C2H5MgBr। तो आप सभी को पता है यह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इनऑर्गेनिक में हमने नेमिंग करना सीखा था, जिन्होंने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, सीख लीजिए। लेफ्ट से नेमिंग करेंगे, राइट की तरफ हम नेमिंग करते हुए चलेंगे। तो C2H5 इथाइल है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड है, सिंपल सा नेमिंग हो गया। बच्चों, क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो हम सभी को पता है Mg एक मेटल है। अब जिन बच्चों को मेटल की डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, मेटल्स धातु क्या होते हैं। तो मेटल्स आर दोज which have tendency to lose the electron from their outermost cell। और बच्चों, हमने बचपन से पढ़ा है जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, उन पे प्लस चार्ज आता है। इसलिए मेटल को, धातु को, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये कैसे होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो एंड कैरीज क्या कैरी करेंगे, अ पॉजिटिव चार्ज, एंड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल की एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को ही ले लीजिए, क्यों मैं मैग्नीशियम को मेटल कह रहा हूं, तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। हमने कुछ बेसिक बातें ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में पढ़ ली थी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एक मिनट रुक जाइए, किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई है क्लास के लिए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं ताकि ये भी क्लास में ज्वाइन हो जाए। हाँ जी, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका एटॉमिक नंबर 12, तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। आपने बहुत बड़ी इक्वेशन पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो 2n² होती है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ सेल होते हैं। यदि फर्स्ट सेल होगी तो n बराबर 1, सेकंड सेल होगी तो n बराबर 2, 3, 4, जिसको हम KLMN सेल भी कहते हैं। तो आप जानते हैं इसके अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप सभी को पता है कि Mg एक मेटल है, क्यों है, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे अपने बाहरी कक्ष से। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको Mg लूज करेगा। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Mg पे 2+ चार्ज आया। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वे सभी धातु मेटल होते हैं। तो यहां से मुझे क्लियर होता है कि यहाँ पे मेटल है। क्या ये मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है? चलिए चेक करते हैं। एक्चुअली C2H5 होता क्या है बच्चों, इट इज CH3CH2। ठीक है, और ये CH3CH2 किससे जुड़ रहा है, Mg से, और Mg किससे जुड़ रहा है, Br से। आप सभी को पता है, अभी जस्ट आपने यहाँ पे पढ़ा कि Mg पे +2 चार्ज हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है Mg है, इसमें मैं +2 चार्ज बना देता हूँ। आपको पता है ब्रोमीन हैलोजन फैमिली का है, और ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब यह अधातु है, अधातु। नॉन मेटल क्या होते हैं, दे हैव टेंडेंसी, हालांकि मैं इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट मैं चाहता हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में ना रहे, आप उस टॉपिक को अच्छे से करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉपिक्स पढ़ने का हमारा एक मोटिव होता है कि जो भी कंफ्यूजन है उसे हम वहीं क्लियर कर लें, आगे वो कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड ईयर को थर्ड ईयर में खत्म कर लो, फ्यूचर में थर्ड ईयर ना पढ़ना पड़े, ऐसा थर्ड ईयर पढ़ लो। ठीक है ना। तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता है, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पर कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। वो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब नॉन मेटल जैसे ब्रोमीन, आप सभी जानते हैं ब्रोमीन हैलोजन फैमिली का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p5 होता है। तो आप सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों ले लेगा, क्योंकि 4p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा और ये Br- बना लेगा। तो आप सभी को पता है यहाँ Mg पे +2 चार्ज, तो Br पे कितना है, -1 चार्ज। तो ऑब्वियस बात है अगर Mg पे +2 चार्ज है, अगर इस पे -1 है, तो ऑब्वियस बात है इस पे भी कैसा होना चाहिए, माइनस। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, एटम पे जितना प्लस चार्ज होगा, या मैं बोलूं मॉलिक्यूल पे जितना प्लस चार्ज होगा, उतना ही उसके पास माइनस चार्ज भी होना चाहिए। तो यहाँ पे Mg पे +2 चार्ज है, कार्बन पे -1 चार्ज है, हैलोजन पे भी -1 चार्ज है। तो जितना प्लस चार्ज उतना ही यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब मुझे देखना है क्या यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो उसको और अच्छे से हम बना लेते हैं। ये है H, ये है H, ये है H, और ये है C, इस पे एक H, ये रहा एक H, ये रहा, ये लग रहा है Mg, ये लग रहा है Br। तो डेट मींस यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ यस देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल, सो इट इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये कैसा है, एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो इतनी बात मुझे यहाँ से समझ में आती है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वो जहां कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया है। आपकी बुक में दिया होगा जिंक, जिससे दो जुड़ रहे हैं C2H5 और C2H5। तो C2H5 क्या होता है, इस तरीके से C2H5 होता है CH3CH2। ये किससे जुड़ रहा है, डायरेक्ट जिंक से जुड़ रहा है। तो यस, यहाँ पे भी कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, क्योंकि जिंक एक मेटल है। आप सभी ने पढ़ा था इनऑर्गेनिक में, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। तो अपने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, वो एक मेटल होता है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d10 4s0, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो एक ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं।
ठीक है, और भी एग्जांपल बुक में दे रखा है, जैसे ये देखिए C2H5Li। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा ऊपर वाले का? तो उसमें है दो डाई, C2H5 दो वाले को इथ बोलते हैं, तो डाई इथाइल, और किससे जुड़ रहे हैं? जिंक से, तो जिंक हो जाएगा, डाई इथाइल जिंक इसका नाम हो गया। ऐसे ही यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और किससे जुड़ रहा है? लिथियम से, तो इट इज इथाइल लिथियम। तो इस तरीके से नेमिंग करना होता है। फिर आगे देख लीजिए, और भी एग्जांपल दी हैं, C2H5 का होल ट्वाइस Hg, और एग्जांपल दिया है CH3 का होल थ्राइस AS, AS इज आर्सेनिक। तो ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं। अब आपके इसमें प्रश्न और पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनमें से कौन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अब नहीं है वाला प्रश्न पूछा जाता है, और आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, और उसके साथ दे देगा Ca, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो नहीं है वाले में इसको हम जल्दी से देखते हैं। बच्चों, इस कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O, ये है CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है O। ऑक्सीजन पे आप सभी जानते हैं -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। जिनको चार्जेस भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, चार्जेस का कंसेप्ट भी अपना क्लियर कर लीजिएगा। थर्ड ईयर में भी रहकर अगर चार्जेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ी ही समस्या हमारे साथ आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कैल्शियम का जो मेटल है उसका कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, यहाँ कैल्शियम का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC शॉर्ट में, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यह नहीं है। ऐसे यहाँ पे आपको दे देगा C2O4, और यहाँ पे दे देगा Ca। अब ये C2O4 क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक में, ये होता है ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, ऑक्सीलेटो। तो कार्बन है 2, ऑक्सीजन है 4, ठीक है। ये वैसे ऑक्सीलेटो नहीं है, ये है आपका ईथर वाला ग्रुप। हाँ, C2 हो गए, O4 हो गए, हाँ ये ऑक्सीलेटो ही हो गया एक्चुअली, ठीक है ना, ऑक्सीलेट हो गया C2O4, माइनस है माइनस है, कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का इंटरेक्शन दिखा लीजिए, और जैसे हम इंटरेक्शन दिखाएंगे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो हमें डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज इन व्हिच देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वह होंगे जहां पे कार्बन और धातु के बीच में डायरेक्ट बंध होगा, डायरेक्ट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बुक में जो सबसे पहला बच्चों आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया है, द फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मुझे नहीं लगता जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ी है, आई नो उतना अच्छा आपका एग्जाम नहीं गया, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट मुझे ये पता है कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रूली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। जिन बच्चों ने बैच में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था उनको मैकेनिज्म का पोर्शन, मैकेनिज्म का आइडिया क्लियर होगा। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा। आपको पता है माइनस वाला हमेशा प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन कौन देता है? माइनस वाला। इस कंसेप्ट को आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इतना जानना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जाना है, तो थर्ड ईयर में आपको ये चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, नहीं तो मुझे थोड़ी सी और मेहनत यहाँ पे फिर से करनी पड़ेगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों RMgX होता है। ये R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे Mg जो है आपका ये मैग्नीशियम है, और यहाँ पे जो X है ये X कोई भी आपका हैलाइड हो सकता है। जनरली हैलाइड होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन यहाँ पे जनरली एज ए हैलाइड नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अब जनरली CCS है तो ईयर भी पूछ लेता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे है, विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे है। 1900 में इन्होंने रिसर्च करी है। अब CCS में कई बार ईयर्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया है। कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जांपल लिख देता हूं। तो यहाँ पे है ये C2H5MgI या फिर CS3MgBr। तो ये हमारे कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जांपल भी हो गए, ठीक है। अगर आपसे नेमिंग पूछा जा रहा है तो आप कह सकते हो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका नाम बता सकते हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिंपल सा इनका नेमिंग है, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। आगे आए तो बुक में आगे दे रखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी बनाने की विधि। चलिए हम भी बना लेते हैं। हमने वैसे प्रिपरेशन का मेथड बहुत इजी है, हमने ऑक्सीजन का कंसेप्ट पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, हम इसको मैग्नीशियम के उस पे अप्लाई करके देखते हैं। रिफ्लक्स, और बच्चे यहाँ पे लिखा है ईथर, इसका कंसेप्ट भी अभी समझाऊंगा क्या चीज यहाँ पे दी गई है। RX आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इट इज एल्काइल हैलाइड।
जब एल्काइल हैलाइड की बच्चों मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है रिफ्लक्स किसी भट्टी में, तो ईथर उसमें डाला जाता है। क्यों डाला जाता है उसको देखेंगे, इनर्ट बनाने के लिए ईथर डाला जाता है। तो जैसे यहाँ पे ईथर डाला तो बहुत इजी रिएक्शन है, आप देखेंगे MgR और X के बीच में आ गया, और जैसे ये बीच में आ गया तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल आपका तैयार हो गया। तो अब ये ईथर क्यों डाला है बच्चों? ईथर इसलिए डाला जाता है क्योंकि ईथर इसको इनर्ट बनाता है। आपने पढ़ा था ईथर कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, इस पे चार्ज सेपरेट जल्दी से नहीं होता है। जबकि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आपने देखा कि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है। ये कैसा है, ये पोलर है। आप जानते हो लाइक डिसॉल्व लाइक, ज्यादातर बच्चे पढ़े थे और उन्होंने जाना था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाली चीजें पोलर में ही डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर वाली चीजें नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगी। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट आपको अगर पता है तो आप जानते हैं कि ये नॉन पोलर है, पोलर को अपने में नहीं घुलने देगा। तो क्या करेगा, ये पोलर के ऊपर ईथर एक लेयर बना देगा। क्यों बना देगा, ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट ना कर जाए, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना कर जाए। क्योंकि मॉइस्चर का मतलब वाटर, वाटर भी पोलर, ये भी पोलर, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और जैसे ही पानी के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तुरंत ही एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका हो जाता है। दैट मींस हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम इसको रिएक्शन को होने से प्रिवेंट करेंगे, इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या मिला देते हैं, ईथर। ईथर को क्या करता है, नॉन पोलर कवरिंग देता है, जिसकी वजह से वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो अब इस बात है रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, प्योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिल जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे यदि आपके एग्जाम में इतनी इजी रिएक्शन तो खैर नहीं आने वाली, बट इन केस आ गई, मैच द फॉलोइंग मान लीजिए क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन पूछने के तरीके सीसीएस में अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे पता है काफी बच्चे अब भी सीसीएस में हैं कि भाई थर्ड ईयर जो है बहुत लाइटली ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तुक्का मार देंगे। अरे भाई वो डिफरेंट थिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है थर्ड ईयर में खत्म कर डालो, फ्यूचर में कभी थर्ड ईयर के बारे में दोबारा मत सोचो, अच्छे से यहीं पे क्लियर कर डालो। तो सिंपल सी रिएक्शन है, CH3I Mg के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ये हो गया CH3, ये हो गया Mg, ये हो गया I, सिंपल सा कंपाउंड यहाँ पे बन गया। ये देखिए क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, ये था मिथाइल आयोडाइड, ये है इथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, सेम रिफ्लक्स और वो डाल दीजिए और आपको मिल जाएगा C2H5 MgBr। तो मुझे लगता है क्लास में आपको साथ के साथ लर्न भी सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत इजी टर्म्स हैं सारी। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखो बुक में क्या एक और चीज बड़ी अच्छी बना रखी है, क्या बोल रखा है कि हम ईथर को क्यों लेते हैं, ईथर एज अ सॉल्वेंट, ईथर एज अ सॉल्वेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर को एज ए सॉल्वेंट में लेता हूं, इसलिए लेता हूं क्योंकि Mg के चारों ओर कवरिंग बना देता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ईथर, ठीक है। तो ये Mg C2H5 और ये X, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके चारों ओर ईथर कवरिंग बना लेता है। बुक में कुछ ऐसे करके बताया है, ये कवरिंग बना लेता है, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, जैसे ही प्रोटेक्शन करता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो सिंपल सा फंडा है कि ईथर एज ए सॉल्वेंट क्यों ले जा रहा है, ताकि सॉल्वेंट को कैसा बना दे, इनर्ट बना दे, इनर्ट बना दे। इनर्ट का मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां भी हमने पढ़ा था इनर्ट और लायबल। इनर्ट वो जो रिएक्ट ना करे, लायबल वो जो रिएक्ट कर जाए। और इसी के बेसिस पे हमने कुछ जनरल रिएक्शंस पढ़ने की कोशिश करी थी जिनको हम असर्शन और डिसर्शन रिएक्शन कहते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था, याद कीजिए, कुछ रूल जिनको हमने ट्रांस इफेक्ट में देखा था, है ना। ट्रांस इफेक्ट में कुछ हमने रूल पढ़े थे, वो जस्ट इसी के बेसिस पे थे कि वो इनर्ट नहीं थे, लायबल थे। लायबल थे तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जा रहे थे, और वो ट्रांस इफेक्ट वाला प्रोडक्ट दिखा रहे थे। और ट्रांस इफेक्ट में हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, एक हमने ग्रीनबर्ग की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी पढ़ी थी, और एक हमने पाई बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ी थी। चलिए खैर, वो इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट था, फिलहाल ऑर्गेनिक पे आते हैं। अच्छा, बुक में देखो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करने के लिए प्रोसीजर भी दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनरली प्रोसीजर से ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। बट हाँ, आपसे पूछ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम बनाते हैं तो ग्लास ट्यूब को क्यों हम साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं, क्योंकि अगर ग्लास ट्यूब पे कोई मॉइस्चर वगैरह लग रहा हो बच्चों, तो उस मॉइस्चर वगैरह को हम कपड़े से पोंछ लेते हैं। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए हम जनरली कपड़े वगैरह से साफ कर लेते हैं, मैं बोलूं प्योर ड्राई टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया होगा, इसको एक बार पढ़ लेना। आगे दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या दी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुण को।
तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ना होगा। तो हमने देखा ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आर होता है जो कि एक एल्काइल ग्रुप, Mg जो कि एक मेटल, X जो कि एक हैलोजन है। आर फिर से लिख देता हूं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है? यहाँ पे CH3 ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ C2H5 भी, या फिर कोई भी एक्सेट्रा इस तरह का ग्रुप आपको देखने को मिल सकता है। Mg क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, धातु है। X क्या है? हैलोजन, हैलोजन जो कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। जनरली यहाँ फ्लोरीन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। आपने पढ़ा था, याद कीजिए, कंसेप्ट हमने पढ़ा था पोलराइजेशन, जिसको हमने फजान रूल भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था मैग्नीशियम और फ्लोरीन ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और हमें यहाँ पे आयनिक बॉन्ड चाहिए, बेसिकली आयनिक बॉन्ड चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे R है, Mg है, X है। जहां पे हम जानते हैं मैग्नीशियम मेटल है जिसपे +2 चार्ज होता है, तो ऑब्वियस है X पे -1 चार्ज होगा, R पे भी -1 चार्ज होगा, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होना चाहिए, जो कि पूरे एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाता है। ठीक, तो इतनी बात मुझे समझ में आती है। अच्छा बच्चों, ये जो चार्ज का कंसेप्ट था सेपरेशन का, ये दिया था अम्प्लंग ने। कई लोग उसे ओमप्लंग भी बोलते हैं, कई लोग उसे अम्प्लंग भी बोलते हैं, जिस तरीके से आप पुकारना चाहें। तो अम्प्लंग ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। बुक में खैर इसका नाम कुछ नहीं दिया है, बट मैं आपको इसको एक जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूं कि किसने इसको सेपरेट करना सिखाया, अम्प्लंग ने सिखाया। चलिए अब सीखते हैं कुछ बच्चों मैकेनिज्म की प्रॉपर्टी, क्योंकि बुक में अगर मैं ओवरऑल देखूं, हमारे पास बुक में आई थिंक 10 चैप्टर है ऑर्गेनिक में, जिसमें से पहले और लास्ट चैप्टर को हटा दूं तो उसमें मैकेनिज्म नहीं है, या फिर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक स्ट्रगला और मतलब 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं लगातार, तो वो 6 चैप्टर में आपको मैकेनिज्म या मैं बोलूं रिएक्शंस देखने को जरूर मिलेंगी। अब वो करीब रिएक्शन बैठेंगी 200, तो क्या मुझे 200 रिएक्शन याद करनी है? नहीं। कंसेप्ट क्या है? जो पिछले साल मैकेनिज्म पढ़ाई उनको अप्लाई करिए और प्रोडक्ट बनाइए। तो जितनी ज्यादा मैकेनिज्म यहीं पे ही ट्राई कर लेंगे, आपको प्रोडक्ट उतनी आसानी से एग्जाम में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक का सेकंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों को थर्ड ईयर में यही बेनिफिट जरूर मिलता है कि अगर आपने मैकेनिज्म को अच्छे से प्रोवाइड करा है या पढ़ा है लास्ट ईयर, तो आपको थर्ड ईयर में बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको 200 रिएक्शंस करीब याद नहीं करनी पड़ती। केवल मैकेनिज्म चलाइए, आपको पता होना चाहिए कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। बाय मैकेनिज्म आप तुरंत इसका प्रोडक्ट बता देंगे। एक बार कंफ्यूजन होती है कि चारों के ऑप्शन में मान लीजिए किसी में प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन रहा है, तो चारों ही एल्डिहाइड दे देता है। अब क्वेश्चन ये, हम इतना तो पढ़ के गए होते हैं कि इसकी रिएक्शन इससे होती है तो एल्डिहाइड बनता है। अब अगर मुझे मैकेनिज्म आता है तो मैकेनिज्म करके भी देख लूंगा और मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म का ये बेनिफिट रहता है। सेकंड ईयर में जो सीखा है वो बिल्कुल बेकार नहीं गया है, थर्ड ईयर में आपको हेल्प करेगा। अब जिन बच्चों ने मैकेनिज्म नहीं सीखा है, जिनको नहीं पता है व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म, तो उसको सीखना शुरू कर लीजिए। हम देखो बच्चों, ऑर्गेनिक में जब मैकेनिज्म का कांसेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसकी मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने पेन लिया, इस पेन में क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ये मुझे बताइए। किससे रिएक्शन कराने के बाद? मान लीजिए पेन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं पानी के साथ। अब पानी के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा फाइनल? तो उसको जो मैंने लिया है सबसे पहले, इसको मैं सबस्ट्रेट कहूंगा। जिससे रिएक्शन कराने जा रहा हूं उसको बच्चों हम रिएजेंट कहते हैं, रिएजेंट। ठीक है, इसमें बच्चों हम कई बार क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, कई बार टेम्परेचर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन में पानी डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, पत्ती डाल दीजिए, जो भी आपको चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, सौंफ, सुपारी, जो भी आप डालते हैं, A to Z सब मिला दीजिए। क्या आपकी चाय बन जाएगी? नहीं। आपको करना पड़ेगा उस बर्तन को एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब वो टेम्परेचर पे धीरे धीरे बॉयल होगा, जैसे वो ब्लैक कलर दिखने लगेगा, आप उसमें दूध डाल देंगे, फिर उसको थोड़ी देर बॉयल होने देंगे ताकि वो अच्छे से इंटरमिक्स हो जाए। तो आप क्या देखेंगे, आपको जब कोई भी चीज बनानी है तो बेसिकली उसमें हम टेम्परेचर का प्रोसीजर रखते हैं। उसमें कई बार हम प्रेशर डालते हैं। प्रेशर कंसेप्ट आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था, जो कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा था, याद कीजिए, फेज इक्विलिब्रियम। हमने देखा था किस तरीके से प्रेशर चेंज होने पर सिस्टम की एनर्जी बदल जाती है, और हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सेकंड ईयर फिजिकल में पढ़े थे, बट आपको पता होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेशर एक इफेक्टिव रोल डालता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक बर्तन में बंद कर दिया जाए और उसमें हाई प्रेशर डाला जाए, तो वही गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और वही कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, और जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हमेशा रिएक्शन को चेंज करता रहता है। तो जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट डालते हैं बच्चों, तो हमें फाइनली कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है।
तो व्हेन वी ऐड सबस्ट्रेट विद अ रिएजेंट, सबस्ट्रेट क्या, जिसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं, रिएजेंट जिससे कराने जा रहा हूं, मे भी कई बार मुझे प्रेशर और टेम्परेचर वहां पे देना पड़ता है और मुझे फाइनली क्या मिलता है, प्रोडक्ट। अब बच्चों काफी बार मैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट को मिलाऊं तो फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट मेरा चीनी, रिएजेंट मेरा नमक, क्या चीनी और नमक आपस में घुल पाएगा? नहीं। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसके लिए, एक सॉल्वेंट। क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट। मैं लूंगा पानी, पानी में नमक भी घोल दूंगा, चीनी भी घोल दूंगा, दोनों के दोनों पानी में घुल जाएंगे। तो कई बार सबस्ट्रेट और रिएजेंट के साथ साथ मुझे सॉल्वेंट भी लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए चीनी ली, चीनी को पानी में डाल दिया, सबस्ट्रेट मेरा चीनी हो गया, रिएजेंट मेरा पानी हो गया, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही मैंने नमक लिया, रिएजेंट लिया, अब नमक रिएजेंट मेरा पानी हो गया, मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया। तो सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि रिएजेंट ही सॉल्वेंट का काम करता है, जैसे नमक और पानी के केस में, नमक और चीनी और पानी के केस में। तो यहाँ पे कई बार रिएजेंट ही सॉल्वेंट की तरह काम करता है और ऐसी रिएक्शंस को जनरली हम सॉल्वोलाइसिस कहते हैं। सेकंड ईयर में हमने बिल्कुल लास्ट में ये टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, तो खैर फिलहाल इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मेन कंसेप्ट को आप समझिए। सबस्ट्रेट और रिएजेंट का कंसेप्ट हमें समझना है। सबसे पहले बच्चों ये पेन है, मुझे पता होना चाहिए पेन की प्रॉपर्टी क्या है। ये पेन लिखता है, कैसा कलर है इसका, ब्लैक कलर का है, तो मैं इसको वहां लिखूंगा जहां मुझे ब्लैक में कोई भी चीज लिखनी है। तो मुझे सबस्ट्रेट की अगर प्रॉपर्टी पता है तो उसी के बेसिस पे मैं रिएजेंट लूंगा। मान लीजिए मेरा पन्ना व्हाइट, ये पेन भी व्हाइट, तो क्या ये व्हाइट वाला व्हाइट पे आपको दिखाई देगा? आंसर इज नो। आपने व्हाइट पन्ने के लिए ब्लैक कलर का पेन लिया है, आप ब्लैक कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेज पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो दैट मींस आपको सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी पता है, तो आपको रिएजेंट भी उसी तरीके का आपने लिया है। अगर आप ब्लैक पेन ले रहे हैं तो उसके लिए आपने व्हाइट पन्ना लिया है। तो दैट मींस सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी को पता करना बहुत जरूरी है। तो सबस्ट्रेट बच्चों जनरली दो तरीके के दिख सकते हैं। एक बार या तो सबस्ट्रेट पे आपको प्लस चार्ज दिख सकता है, या फिर सबस्ट्रेट पे आपको माइनस चार्ज दिख सकता है। या तो सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। ये पेन है, ये जनरली काला है, तो उसको मैं मान लेता हूं प्लस चार्ज। मान लीजिए ये पेन अगर रेड है तो उसका मतलब माइनस चार्ज। इस तरीके से भी मैं इसको समझ सकता हूं। तो बच्चों अगर मुझे पता है कि मेरे सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज है तो मैं ऐसा रिएजेंट लूंगा जिसपे माइनस चार्ज होगा। अगर मेरे सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है तो मैं ऐसा रिएजेंट लूंगा जिसपे प्लस चार्ज होगा। अब ये क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि बच्चों अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा अपोजिट चार्ज, एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस, जो हमेशा विपरीत आवेश होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस हमेशा प्लस को अट्रैक्ट करेगा। जिस तरीके से अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपने पढ़ा है नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना कि हमेशा अगर सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज है तो रिएजेंट पे माइनस चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और बच्चों जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो एक नए बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है तो मेरे रिएजेंट पे प्लस चार्ज होना चाहिए। तो दैट मींस अगर मुझे सबस्ट्रेट का नेचर पता चल गया तो मुझे रिएजेंट का नेचर तो ऑटोमेटिकली पता ही चल गया। मान लीजिए अगर मैंने ब्लैक पेन लिया है तो मैं इसके लिए व्हाइट पेपर ले रहा हूं। अगर मैं व्हाइट पेन ले लूंगा तो पेपर कैसा लूंगा, ब्लैक लूंगा, ताकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बातें और जानते हैं। हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को भी समझते हैं बच्चों। लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये सब मुझे मैकेनिज्म कराने के लिए चाहिए। मैं पूरी मैकेनिज्म सेकेंड ईयर वाली तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ मैकेनिज्म का एक कंसेप्ट समझ में आ जाए इतनी अप्रोच में जरूर रखूंगा। तो उससे पहले मैं समझता हूं कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, विद्युत ऋणात्मकता का। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अट्रैक्ट कर रहा है ओनली। अगर अट्रैक्ट के साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, अट्रैक्ट के साथ साथ अगर उसने होल्ड भी कर लिया, तो ऐसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं, जो कि याद कीजिए हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता को हम जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों पॉलिंग स्केल।
और पॉलिंग का स्केल, स्केल का काम आता है भाई मेजर करने के, तो ऐसे पॉलिंग का स्केल है बच्चों, ये 0 से लेकर 4 तक के बीच में चलता है, इसकी रीडिंग 0 से लेकर 4 के बीच में होती है, और कहता है कि जिसकी रीडिंग 4 पे आएगी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो 0 होगा वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको फ्लोरीन दिखता है, पॉलिंग के स्केल के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 आएगी। इसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, आपको याद रखनी है, क्लोरीन और ऑक्सीजन लगभग लगभग इनकी बराबर होती है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन, जिसकी लगभग लगभग 3 होती है। इसके बाद आता है कार्बन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। मैंने आपको कितने लिखवाए हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इन 6 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखते हैं बच्चों, तो आप पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जनरलाइज कर सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतने से इतने के बीच में हो सकती है। मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपको रिलेटिव कंसेप्ट है, दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में आप दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, कंसेप्ट को देखिए बच्चों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होती है वे सभी नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। ऑलरेडी ये कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूं, बट एक बार इनऑर्गेनिक में भी रिवीजन हो जाए इसलिए मैं इस कंसेप्ट को दोबारा से बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से 2.1 के बीच में आ जाए, ऐसे केस में बच्चों वो होते हैं मेटलॉइड्स, अर्धधातु, जिनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है वे सभी मेटल्स होते हैं। अब इसको ऐसे मत समझना, अब जैसे लेड है बच्चों, लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 होती है, फिर भी वो एक मेटल होता है। तो मैं अब भी कह रहा हूं हम रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो एक काम ये हो सकता है कि 118 एलिमेंट सभी की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लें, या फिर रिलेटिव स्टडीज को हम पढ़ लें। जो एक्सेप्शन है उसको कहीं ना कहीं बीच में रख के मान लो, अदरवाइज सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके बीच में आएगी। हालांकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं तो मुझे इनसे ही मतलब है, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से और हाइड्रोजन से, बट फिर भी आपको रिलेट करना है तो आप सभी को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, रिलेटिव स्टडी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ में आया, नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी या हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, 1.7 से 2.1 वाले सभी सेमी मेटल्स होंगे, और 1.7 से कम वाले सभी के सभी मेटल्स हमें दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। कार्बोनिल ग्रुप लेता हूं, कार्बोनिल ग्रुप होता है जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की एक खास बात है बच्चों कि इस पे अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, CHO वाला ग्रुप। CHO ग्रुप होता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर बच्चों मैं यहां पे दोनों साइड अगर ग्रुप लगा दूं RC डबल बॉन्ड OR, तो आप सभी जानते हैं ये होता है आपका कीटोनिक ग्रुप। तो दैट मींस ये कॉमन ग्रुप है बोथ एल्डिहाइड एंड ग्रुप। अगर केवल CO ग्रुप लिखा है तो इट इज कॉल्ड कार्बोनिल। अगर उसने CO के साथ यहाँ H जोड़ दिया तो ये बन गया एल्डिहाइड, और दोनों साइड R जोड़ दिया तो यह बन गया कीटोन। तो दैट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ हैविंग द सेम ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। चलिए इस कार्बोनिल ग्रुप की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में क्लास करूंगा ओवर। ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा कि ये वाला वे बढ़िया है या फिर जो हम डायरेक्ट उसमें पढ़ लेते थे मोबाइल पे ही स्क्रीन शेयर करके PDF बना के, या मैं बोलूं PDF में ही लिख के, या फिर ये मेथड बेस्ट है कि आपको पेपर पे लिख के मैं बताऊं। जैसा आप बताएंगे उसी वे में हम जो है नेक्स्ट क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए ये है मेरा बच्चों कार्बोनिल ग्रुप। मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो हमने देखा कार्बन की 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो क्लियर है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तरफ अट्रैक्ट करेगा। और बच्चे जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा चार्ज आता है, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, कार्बन पे आया प्लस। बच्चों अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, बट ऑक्सीजन ने बस इलेक्ट्रॉन को भी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। जब अट्रैक्ट करा तो अट्रैक्शन से जो चार्ज बनता है वो उसे हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज, तो देखो इस पे पार्शियल माइनस है, इस पे पार्शियल प्लस है। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं लेट अस से ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है हमारा R, Mg और X। हमारे R पे होता है माइनस, Mg पे होता है प्लस, X पे होता है माइनस। ऑलरेडी मैंने इसका चार्ज सेपरेट करके दिखाया था। तो बताइए ये कार्बोनिल ग्रुप पे माइनस है तो यहाँ कौन अटैक प्लस है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे प्लस चार्ज है तो यहाँ कौन अटैक करेगा, यहाँ 100% R अटैक करेगा। तो R क्या करेगा, इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। R ने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पे ऑलरेडी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड,
3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हैं। आपको बता दूं, चाहे एक बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे माइनस चार्ज हो, ऐसे केस में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, दैट मींस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका अष्टक पूरा होता है। और सभी की यही रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे R जैसे ही कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो क्या करेगा, ये बगल वाला ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, जब भी माइनस चार्ज आया तो क्या करेगा, ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो कार्बन पे अधिक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, इसलिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को यह प्रोवाइड करा रहा है। अब आप इस रिएक्शन को आगे देखें तो यहाँ R जो कि कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन पे आप देख पा रहे हैं एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड बना देता हूं। ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड था जो कि टूट कर अब सिंगल बॉन्ड में रह गया। अब ये वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बच्चों जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लेगा तो कंप्लीट माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब यहां से R 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो Mg पे भी प्लस कंप्लीट चार्ज आएगा। तो आपको पता है अगर ऑक्सीजन पे माइनस है, Mg पे प्लस है, तो एक दूसरे को ट्रैक कर लेंगे। जैसे यहाँ प्लस और माइनस ने एक दूसरे को ट्रैक करा, ऐसे यहाँ ऑक्सीजन माइनस और Mg एक दूसरे को ट्रैक कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब बच्चों में इसमें डाल दूंगा जल, वाटर। आप सभी को पता है पानी पे होता है H प्लस और OH माइनस। चलिए फिर ये H कहां जुड़ेगा, प्लस है तो माइनस वाले पे जुड़ेगा, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे का ट्रैक करते हैं। Mg पे प्लस है तो कहां जुड़ेगा, OH माइनस पे, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे का ट्रैक करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, आपको मिल गया RC बॉन्ड बॉन्ड O, इस पे जुड़ा H और साथ में मिला Mg, इस पे एक X था ही और इसके साथ एक OH भी आके जुड़ गया। तो याद कीजिए बेसिक सेकंड ईयर की शुरुआत जब हमने करी थी उसमें एक टॉपिक हमने ये भी पढ़ा था शुरू में ही कि क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन Grignard reagents react with carbonyl group। तो व्हेन Grignard reagent react with carbonyl group it gives alcohol। और याद कीजिए हमने चैप्टर 1 अल्कोहल ही, हालांकि चैप्टर 2 था अल्कोहल, बट पहला चैप्टर हमने अल्कोहल ही पढ़ा था पिछले साल भी। तो सेम थिंग यहां भी रिपीट हो रही है कि अगर Grignard reagent को कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है अल्कोहल। अब जो बच्चे प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वो मुझे ग्रुप में अपना वर्क करके सेंड करेंगे, क्वेश्चन लिखें जल्दी से अपनी कॉपी में। और जो बिना कॉपी के बैठे, कॉपी के बिना कभी भी क्लास में ना आए प्लीज, कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब भी आप क्लास में आए। क्वेश्चन लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम Grignard reagent, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो न्यू बच्चे हैं वो भी कोशिश करेंगे इसका आंसर देने की, और जो पुराने बच्चे हैं वो तो देंगे ही देंगे, उनके तो मस्ट है ये आंसर देना कि स्टार्टिंग फ्रॉम Grignard reagent विद मैकेनिज्म करना है। Starting from Grignard reagent, how will you prepare primary, secondary and tertiary alcohol? How will you prepare primary, secondary and tertiary alcohol? With mechanism आपको बताना है। Grignard reagent से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, याद कीजिए। तो starting from Grignard reagent, how will you prepare primary, secondary and tertiary alcohol? ठीक है, चलिए तो ये है आज की क्लास। अब मुझे ये बताइए